अच्छा अच्छा, किसी भी क्लास नहीं आ रहा है? अच्छा, कुछ थर्ड में है। अच्छा, थर्ड में सब आएंगे। अच्छा, मैं ज़्यादा डांट देता हूँ इसलिए क्या, क्यों? हाँ, क्या कह रहे हो? अच्छा, हमारा प्यार है क्यों? मतलब प्यार है तो तुम लोग पढ़वे नहीं करोगे क्यों? चलो, क्या पढ़ा रहे थे, क्यों? अच्छा, ओ दिखाइएगा तो। चलो, आवाज़ क्लियर आ रही है क्यों? आर्टिकल 79 85। अच्छा, इस ग्राफ को कार्य और शक्तियां बताना है ना, क्यों? चलो, तो इसको लिख लिया जाए। अब हमारी 1.5 घंटे क्लास होगी, पता है कि नहीं आप लोग को? मैसेज किया होगा मैंने 1.5 घंटा इसलिए किया क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अब जितना जल्दी ये बैच खत्म हो जाए, क्यों? क्योंकि अब तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते मैं डिस्टर्ब हो गया हूँ। डिस्टर्ब मतलब तुम लोग पढ़ नहीं रहो। 10 मिनट 1 घंटा पढ़ाता हूँ तो 5 मिनट तुम लोग को डांटते ही रह जाता हूँ पढ़ने के लिए, क्यों? तुम लोग पढ़ नहीं रहो। तो मैं चाह रहा हूँ कि अब अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, इस महीने तक पढ़ा के 10 अक्टूबर से पहले मैं निपट जाऊँ। बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, कम से कम मुझे देख रहा कितना लेक्चर हो गया सुनील टोटल? 47 लेक्चर, 47 लेक्चर हो गया, सोच लो। 47 लेक्चर कम समझते हो, क्यों? ब्रह्मांड हिल जाएगा उतना में, संविधान कहीं चलवे नहीं करेगा। बताओ, कहीं भी वनडे में 47 लेक्चर पढ़ाया होगा? कहीं 1.5 घंटा, कभी 1 घंटा क्लास लिया, और रेगुलर क्लास लिया। सोचो, एक भी दिन छुट्टी नहीं लिया। छुट्टी तब लेता हूं जब एकदम इमरजेंसी होती है, एकदम लगता है कि सिस्टम चल ही नहीं पाएगा, तब जाके छुट्टी लेते हैं। तो ये चीज, लेकिन तुम लोग पढ़ भी नहीं करते हो सिस्टम में, इतना लाख समझाने के बाद भी पता नहीं क्या तुम लोग खाए रहते हो। एक से क्या तक आर्टिकल बोलते बोलते थक गया है कि नहीं? कोई दूसरा टीचर आता तो पागल हो जाता, रांची भर्ती कराना पड़ता उसको। कितने लोग एक से क्या तक याद किए, हाथ उठाएं। 2 4 5 याद किए, क्यों? बताइए। इतने लोग बैठे हैं, 2 4 5 लोग को याद है, बताइए क्या मतलब है? पढ़िए, ठीक। नहीं पढ़ेंगे तो वो आपकी गलती है, हमारी थोड़ी गलती है, क्यों? अच्छा, पेन कहाँ, यहाँ क्या? चलो, तो लिख लो आर्टिकल 80 में, लिखो इसके तहत। और समझो, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो संविधान नहीं पढ़े हैं, मतलब शुरुआत से, तो वो शाम को आ सकते हैं, क्यों? मैंने एक बार नहीं 20 बार आप लोग कहा, क्यों? कुछ आए थे 5 बजे आए थे, 4 बजे क्लास चलती, 5 बजे आए थे, क्यों? यही सब आए थे 5 बजे, क्यों? 4 बजे आओ, क्यों? तुम लोग पढ़े हो संविधान? शुरुआत से पढ़े हो? हाँ, लेक्चर से तो उसको क्लास में ही पढ़ लो ना, 10 दिन 15 दिन, है कि नहीं? 15 दिन पढ़ लो तो क्या दिक्कत है, क्यों? लेक्चर में और क्लास में बहुत अंतर होता है। जब मिल रहा है तुम लोग को छोड़ रहे हो, वही 5 बजे आ रहे हो तुम लोग, 1 घंटा पहले आ जाओ, क्यों? 1 घंटा रूम पे क्या करते हो? सो ही रहोगे, टाइम पास करो, मोबाइल चला रहे हो, और क्या करोगे, है कि नहीं? अगर ना करते तुम लोग को आर्टिकल याद होता पूरा, है कि नहीं? तो उसको समय यूटिलाइज कर लो। इसके बाद 10 दिन बाद थोड़ी हम कहेंगे तुम आओ पढ़ो, हर चीज करो। जिनका तुम ही लोग को नहीं, जिनका छूटा वो आगे पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक। लिखो इसके तहत। इसके तहत भारत का राष्ट्रपति, इसके तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में, इसके तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में, इसके तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। हाँ, इसके तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। इसके तहत भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ये 12 व्यक्ति, 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ये 12 व्यक्ति 6 क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ये 12 व्यक्ति 6 क्षेत्र मतलब एरिया, क्षेत्र से जुड़े होते हैं। ये 12 व्यक्ति 6 क्षेत्र से जुड़े होते हैं। जैसे जैसे में लिखेगा, पहला कला, जैसे कला। दूसरा साहित्य, पहला कला दूसरा साहित्य। तीसरा विज्ञान, पहला कला दूसरा साहित्य तीसरा विज्ञान। चौथा समाज सेवा, पहला कला दूसरा साहित्य तीसरा विज्ञान चौथा समाज सेवा। पांचवा अर्थशास्त्र, पांचवा अर्थशास्त्र। छठवां शांति, कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा अर्थशास्त्र। पांचवा शांति। हाँ, पहला कला दूसरा साहित्य तीसरा विज्ञान चौथा समाज सेवा पांचवा अर्थशास्त्र छठवां शांति। नेक्स्ट लिखिएगा आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश, हेडिंग डालिएगा नेक्स्ट। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। राष्ट्रपति का अध्यादेश। हाँ, आर्टिकल 123 हेडिंग डालिएगा। लिखिएगा आर्टिकल 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश। लिखिएगा डियर इसमें, इसके तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख किया गया है। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, जब संसद का सत्र, सत्र मतलब सेशन, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, जब संसद का सत्र न चल रहा हो और देश में कोई महत्वपूर्ण कानून को लागू करना हो, जब संसद का सत्र न चल रहा हो और देश में कोई महत्वपूर्ण कानून को लागू करना हो, जब संसद का सत्र न चल रहा हो और देश में
कोई महत्वपूर्ण कानून को लागू करना हो, जब संसद का सत्र न चल रहा हो और देश में कोई महत्वपूर्ण कानून को लागू करना हो, तो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से तो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से उस नियम कानून को लागू कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से उस नियम कानून को लागू कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से उस नियम कानून को लागू कर सकता है, लागू कर सकता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, अगले लाइन से लिखिएगा, राष्ट्रपति का लिखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश लिखिएगा। नेक्स्ट लाइन से, भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश न्यूनतम 6 महीने, भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश न्यूनतम 6 महीने तथा अधिकतम 7.5 महीने तक, भारत के राष्ट्रपति का अध्यादेश न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 7.5 महीने तक लागू रहेगा। भारत के राष्ट्रपति का आदेश न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 7.5 महीने तक लागू रहेगा। 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 नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, 7.5 महीने तक, 7.5 महीने के अंदर पारित न होने पर, 7.5 महीने के अंदर पारित न होने पर, 7.5 महीने के अंदर पारित न होने पर अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। 7.5 महीने तक पारित न होने पर अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। 7.5 महीने के अंदर पारित न होने पर अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, अध्यादेश अस्थायी कानून होता है। अस्थायी लिखिएगा, स्थायी ना लिखिएगा। अध्यादेश अस्थायी कानून होता है। 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 नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, संसद की स्वीकृति मिलने के बाद, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, संसद की स्वीकृति मिलने के बाद, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, संसद की स्वीकृति मिलने के बाद, संसद की स्वीकृति मिलने के बाद अस्थायी कानून बन जाता है। परमानेंट, संसद की स्वीकृति मिलने के बाद अस्थायी कानून बन जाता है। संसद की स्वीकृति मिलने के बाद अस्थायी कानून बन जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, अगले लाइन से, राष्ट्रीय संघ एवं समवर्ती सूची के विषय पर, राष्ट्रीय संघ एवं समवर्ती सूची के विषय पर, राष्ट्रीय संघ एवं समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रीय संघ एवं समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रीय संघ एवं समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविजन, अध्यादेश लागू कर सकता है। लेकिन आपातकाल के दौरान, लेकिन आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर, लेकिन आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर, लेकिन आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। जारी कर सकता है। जारी कर सकता है। हेडिंग डालिएगा नोट, नोट में लिखिएगा, ये नोट ही नोट, नोट में लिखिएगा, आर्टिकल 213, नोट में लिखिएगा, आर्टिकल 213 के तहत, आर्टिकल 213 के तहत राज्यों के राज्यपाल को, आर्टिकल 213 के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। आर्टिकल 213 के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। नोट में लिखिएगा, आर्टिकल 213 के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया है। लिखिएगा आर्टिकल 108 लिखिएगा, संयुक्त अधिवेशन, हेडिंग डालेगा आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन किसे कहते हैं, हेडिंग डालेगा आर्टिकल 108, बस 5-10 मिनट लिख लीजिएगा, पूरा समझाना रहेगा बस। लिखिएगा आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन, लिखिएगा इसके तहत संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है।
लिखिएगा इसके तहत संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है। इसके तहत संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है। इसके तहत संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है। संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन का उल्लेख किया गया है। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है। हो गया डियर। चलिए नेक्स्ट लाइन से जब किसी विधेयक पर विवाद, ऐसे लिखेगा विवाद, यहां पे लिखे जब किसी विधेयक पर विवाद हो जाए, हाँ विवाद यहां पे लिखे डियर, हाँ जब किसी विधेयक बिल कानून, जब किसी विधेयक पर विवाद हो जाए तो भारत का राष्ट्रीय आर्टिकल 108 108, तो आर्टिकल 108 के तहत जब किसी विधेयक पर विवाद हो जाए तो आर्टिकल 108 के तहत भारत का राष्ट्रीय संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो भारत का राष्ट्रीय आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो भारत का राष्ट्रीय संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। हाँ तो भारत का राष्ट्रीय संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। हो गया डियर। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए डियर, अगले लाइन से लिखिएगा संयुक्त अधिवेशन में सदैव जीत, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा संयुक्त अधिवेशन में सदैव जीत लोकसभा की होती है। हाँ संयुक्त अधिवेशन में सदैव जीत लोकसभा की होती है। संयुक्त अधिवेशन में सदैव जीत लोकसभा की होती है क्योंकि राज्यसभा की अपेक्षा लोकसभा की सीटें ज्यादा हैं। क्योंकि लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा की सीटें ज्यादा हैं। हाँ क्योंकि लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा की, हाँ थोड़ा सेंटेंस मिला गलत हो गया, क्योंकि लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा की सीटें कम है। हाँ थोड़ा सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा की सीटें कम है। ज्यादा बोल दिए थे ना, क्यों कम बोलना चाहिए, क्योंकि लोकसभा की अपेक्षा राज्यसभा की सीटें कम है। हो गया डियर। चलिए गुड। चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट लिखेगा अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। अभी तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। लिखिएगा पहला दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, बैंकिंग कानून 1978। तीसरा लिखिएगा पोटा कानून 2002। पोटा कानून का मतलब प्रिवेंशन टेररिज्म एक्ट, भारतीय आतंकवादी निरोध कानून होता है। पोटा कानून 2002। पोटा कानून 2002 नोट कर लिया आप लोग। चलो डियर अब समझो 111 आर्टिकल बचाओ वीटो शक्ति, पहले समझ लेते हैं तब हम लिखते हैं। तो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं डियर, भारत का राष्ट्रीय, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसे हिंदी में कहते हैं भारत का राष्ट्रीय। भारत के राष्ट्रीय के अंदर हम लोगों ने डियर 52 से 61 तक आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ लिया डियर, है कि नहीं। तो 52 से 61 में हम लोगों ने बेसिक चीजें जान लिया, कैसे कैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं डियर, बोलो है कि नहीं। 52 से 61 तक सब लोग याद कर लिए होंगे, क्यों कितने लोग याद कर लिए 52 से 61 तक हाथ उठाएं। चलिए डियर सभी लोग याद कर लिए 52 से 61 तक, ठीक। इसके बाद मैंने कल ग्राफ समझाया था राष्ट्रीय की कार्य एवं शक्तियां क्या है, कौन कौन सी राष्ट्रीय की 2 प्रकार की शक्तियां बताते हैं, एक शांतिकालीन शक्तियां, दूसरा अशांतिकालीन शक्तियां। आज भारत का राष्ट्रीय शांतिकालीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा है, उसी के बारे में पढ़ने वाला डियर, कैसे समझेगा। तो राष्ट्रीय की शांतिकालीन शक्तियां में पहले हम लोग पढ़ने वाले राष्ट्रीय की विधायक शक्तियां, राष्ट्रीय की विधायक शक्तियां। तो राष्ट्रीय की विधायक शक्तियां का मतलब होता है कि राष्ट्रीय के विधायिका के साथ क्या क्या रोल है उसके बारे में पढ़ने वाले डियर।
तो विधायिका का मतलब बता दें कि जो नियम कानून संस्था बनाती है उसी को हम क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। तो लगभग 10 से 12 अनुच्छेद है जो विधायिका के साथ रोल है। जैसे हम बात करें 79 हुआ, 85 हुआ, 86 हुआ, 87 हुआ, आर्टिकल 331 हुआ, आर्टिकल 123 हुआ, यानी कि आर्टिकल 108 हुआ, आर्टिकल 111 हुआ, आर्टिकल 111 के बाद 83 हुआ। ये सब आर्टिकल जो है राष्ट्रीय विधायिक शक्ति से संबंधित है और हर एग्जाम में कहीं पूछा जाता है यार। इसका एप्लीकेशन भी पूछा जाता है, डायरेक्ट आर्टिकल भी पूछा जाता है, लेकिन हर वर्ड को हम आपको समझाएंगे। आप समझिएगा यार, आर्टिकल 111 बचा हुआ है, इसको मैं आपको लिखवाऊंगा, पहले इतना समझ लीजिए तब आर्टिकल 111 लिखाऊं, क्योंकि बड़ा है, इस चीज को पहले लिखेंगे अच्छे से तब समझ में आएगा आपको। तो पहला आर्टिकल बात करते हैं संविधान का आर्टिकल 79, समझिएगा। पहला आर्टिकल बात करते हैं 79 है क्या डियर। संविधान के आर्टिकल 79 में आप देखेंगे संसद का उल्लेख किया गया। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रीय। तो इसके बाद क्या आप देखेंगे, राष्ट्रीय आप पढ़ लेते हैं, लोकसभा राज्यसभा पढ़ लेंगे तो संसद क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है कि नहीं बोलो। तो इसमें राष्ट्रीय हम लोग पढ़ डियर। तो संसद के 3 अंग होते हैं डियर, जो संविधान के आर्टिकल 79 में आप देखेंगे डियर संसद का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 81 में लोकसभा, आर्टिकल 80 में आप देखेंगे राज्यसभा और आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया। तो संविधान के आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय। आप देखेंगे डियर, कोई भी नियम कानून को हम इंग्लिश में बिल कहते हैं, विधेयक कहते हैं। आप चाहे नियम कानून कहें, चाहे बिल कहें, चाहे विधेयक कहें, दोनों का सेंस एक ही है कि नहीं। तो चाहे विधेयक कहें, चाहे बिल कहें, चाहे नियम कानून कहें, दोनों का सेंस एक ही है। तो संसद के 3 अंग होते हैं यार। देखो कि मैंने बता दिया केंद्र के लिए राष्ट्रीय होता है, राज्य के लिए क्या होता है, राज्यपाल होता है कि नहीं। अगर आप राष्ट्रीय पढ़ लेते हो बढ़िया से तो राज्यपाल ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। कैसे होगा आपको बताएंगे डियर। तो संविधान के आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया। संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय। तो मैंने बता दिया कि कोई भी नियम कानून को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिल कहते हैं, हिंदी में इसको विधेयक कहते हैं या नियम कानून कहते हैं। ये तो बात क्लियर है सबको। तो हमारे अंदर जब कोई नियम कानून लोकसभा में पारित हो जाता है, राज्यसभा में पारित हो जाता है और राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर अनुमति दे देता है, तो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, जिसे हम कानून कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ। तो कहने का सेंस ये कि जब कोई नियम कानून लोकसभा में पारित हो जाए, राज्यसभा में पारित हो जाए, उस पर राष्ट्रीय सिग्नेचर अनुमति कर देता है, तो बिल क्या बन जाता है, एक्ट यानी कानून बन जाता है। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रीय का हर कंडीशन में मस्ट डियर। एक्ट कानून बनने का मतलब वो भारत के राज्य क्षेत्र में पूरा लागू हो जाता है डियर, एक्ट कानून का बनने का मतलब। तो यही संविधान के आर्टिकल 79 में कहा गया है कि आर्टिकल 79 में कहा गया भारत में संसद होगा, संसद के 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय। जब कोई बिल विधेयक लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय सिग्नेचर कर देता है तो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो कोई पूछे डियर कि किस आर्टिकल में संसद का उल्लेख किया गया है, 79। संसद के कितने अंग होते हैं, 3। कौन कौन से। जब कोई बिल विधेयक लोकसभा, राज्यसभा पारित हो, राष्ट्रीय सिग्नेचर कर तो बिल क्या बन जाता है, एक्ट कानून बन जाता है। क्लियर हुआ। इसके बाद संविधान का आर्टिकल 79 के बाद आप देखेंगे आर्टिकल 85, 85। आर्टिकल 85 में कहा गया भारत का राष्ट्रपति संसद को आहूत करता है, सत्र की बैठक करता है और सत्र की सत्रवासान करता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 85 के तहत, यानी कहने का सेंस है कि आर्टिकल 85 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति संसद को आहूत करता है, सत्र की बैठक करता है, सत्रवासान करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पे लोकसभा को विघटित करता है। यही आर्टिकल 50 में। अब इसके हर वर्ड को समझिएगा, देखिएगा बहुत इजी आर्टिकल लगेगा आपको। तो संविधान के आर्टिकल 50 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति संसद में लोकसभा, राज्यसभा को, आहूत का मतलब बुलाना, यानी लोकसभा, राज्यसभा को बुलाता है, सत्र की बैठक करता है और सत्र की क्या करता है, सत्रवासान करता है। तो हमारे अंतर्गत आप देखेंगे सत्र 3 होते हैं डियर। अगर हम बात करें बजट सत्र, मानसून सत्र, और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र का जो टाइम ड्यूरेशन है फरवरी से मई होता है। मानसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर। शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर, है कि नहीं। इसमें कौन सा सत्र चल रहा है, कौन सा सत्र चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, गधे कहीं के, क्योंकि कौन सा महीना चल रहा है, सितंबर, और कौन सा महीना चल रहा है, मानसून सत्र, है कि नहीं। तो देश में कोई भी नियम कानून बनता है जब बैठक होती है तब जाके सत्र के द्वारा अकॉर्डिंग किया जाता है। कभी सुने हो तो अभी सत्र नहीं चल रहा है, इस बिल विधेयक को पारित नहीं किया जाएगा। तो सत्र का मतलब होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा, चाहे आप कोई भी पढ़ोगे, विधानमंडल पढ़ोगे, विधानसभा पढ़ोगे, विधान परिषद पढ़ोगे, राज्यसभा पढ़ोगे, लोकसभा पढ़ोगे, तो सत्र के सबके 3 ही होते हैं। बजट सत्र फरवरी मई के बीच आप देखेंगे बजट सत्र की जिक्र की जाती है। मानसून सत्र आप देखेंगे जुलाई सितंबर, जम्मू कश्मीर के मुद्दे को समाप्त किया गया था, उसमें सत्र जो चल रहा था मानसून सत्र चल रहा था, आर्टिकल 370, उसमें अगस्त वगैरह के महीने में जम्मू कश्मीर को समाप्त किया गया था। नागरिकता संशोधन 2019 शीतकालीन सत्र उसमें चल रहा था, नवंबर दिसंबर का महीना चल रहा था।
तो आपसे कोई पूछे सत्र कितने होते हैं? 3। पहला कौन सा सत्र? बजट। दूसरा मानसून। तीसरा शीतकाल। बजट सत्र का टाइम ड्यूरेशन फरवरी से मई, मानसून सत्र का जुलाई सितंबर, और शीतकालीन सत्र का नवंबर से दिसंबर। तो आर्टिकल 85 में कहा कि भारत के राष्ट्रीय संसद को आहूत करता है। संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा बुलाता है, सत्र की बैठक करता है, यानी बजट सत्र की बैठक करता है, मानसून सत्र की बैठक करता है और शीतकालीन सत्र की बैठक करता है, और सत्र की सत्रवासान करता है। सत्रवासान का मतलब होता है यार सत्र को एंड करना, समाप्त करना। तो बजट सत्र का सत्रवासान करता है। इसमें मानसून सत्र चल रहा है, जैसे जुलाई से सितंबर बीतेगा उस सत्र को समाप्त कर देगा, अक्टूबर में छुट्टी हो जाती है, कोई सत्र नहीं चलता। इसमें कोई भी देश में नियम कानून लागू हो नहीं सकता। इसके बाद सत्र की बैठक करता है, जैसे अक्टूबर बनेगा तुरंत जितने लोकसभा राज्यसभा सदस्य होंगे सबको राष्ट्रीय मैसेज करके सत्र की क्या करेगा? बैठक करेगा। यही 85 आर्टिकल में कहा गया। तो कहने का सेंस यार कि जैसे मैंने बताया केंद्र के लिए राष्ट्रीय होता है, राज्य के लिए राज्यपाल होता है। तो जैसे आप जस्ट पढ़ोगे आर्टिकल 89 मैजिक, मैंने आपको बताया भी था पिछली क्लास में जब शासन के अंक पढ़ा रहा था। तो 89 मैजिक कहता है यार कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्टिकल में केंद्र के अनुच्छेद में 89 प्लस करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का रिजल्ट आता है कि नहीं? तो केंद्र के अनुच्छेद में अगर 89 प्लस करते हैं तो रिजल्ट किसका देता है? स्टेट गवर्नमेंट का देता है। तो जैसे आर्टिकल 72 से 89 मैजिक स्टार्ट होता है, आर्टिकल 72 में राष्ट्रीय की क्षमतान शक्ति की बात की गई, जस्ट 89 प्लस करोगे तो कहने कि आर्टिकल 61 आएगा। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमतान शक्ति की बात की गई है कि नहीं? तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया यार कि जैसे मान लो आर्टिकल 79 में संसद है, इसमें जस्ट 89 प्लस करोगे तो आर्टिकल 168 आएगा, और आर्टिकल 168 में आपने पढ़ा यार किसका उल्लेख किया गया? विधानमंडल का उल्लेख किया गया। और विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, यानी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जब कोई बिल विधेयक विधानसभा में पारित हो जाए, विधान परिषद पारित हो जाए, राज्यपाल सिग्नेचर कर दे तो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है, अधिनियम बन जाता है कि नहीं? तो ऐसे देखो आर्टिकल कहने की आप देखेंगे यार आर्टिकल 85 89 5 प्लस करोगे इसमें 89 तो आर्टिकल 174 आएगा कि नहीं? बोलो। तो आर्टिकल 174 में जस्ट इसका उल्टा, भारत का राज्यपाल संसद विधानमंडल को आहूत करता है, विधानमंडल के सत्र को बैठक करता है और सत्रवासान करता है। देखो बाई वन गेट वन आर्टिकल है कि नहीं? जब राज्यपाल पढ़ाओगे बस कॉपीराइट करना रहेगा। तो प्रश्न बनेगा यार किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रीय संसद को आहूत करता है, सत्र की बैठक करता है, सत्रवासान करता है? क्या बताओगे? 85। और सत्र कितने होते हैं? 3। पहला कौन सा सत्र? दूसरा और तीसरा शीतकालीन सत्र। अब समझो संविधान का आर्टिकल 85 के बाद आर्टिकल 86 समझो। आर्टिकल 86 क्या कहता है ये समझेगा? आर्टिकल 86, आर्टिकल 86 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय संसद के अंतर्गत अभिभाषण देता रहा, यह अभिभाषण अपनी मर्जी से देता रहा। नेक्स्ट आर्टिकल 87, आर्टिकल 87 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय संसद के अंतर्गत विशेष अभिभाषण देता है, यह अभिभाषण कैबिनेट के लिखित परामर्श पर देता रहा। तो कहने का सेंस कि आर्टिकल 86 में कहा गया यार कि भारत का राष्ट्रीय संसद के अंदर अभिभाषण देता है, संसद मतलब लोकसभा राज्यसभा के अंतर्गत अभिभाषण देता है, यह अभिभाषण अपनी मर्जी से देता रहा। जैसे मान लो बजट सत्र की बैठक हो या शीतकालीन सत्र मानसून सत्र के अंतर्गत लोकसभा के सदस्य इधर बैठे, राज्यसभा के सदस्य बैठे, आएंगे द्रौपदी मुर्मू जी अपने आप अभिभाषण देते, कोई कहता नहीं कि आप अभिभाषण दीजिए, कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा। तो वही कहा गया कि आर्टिकल 86 में कि भारत का राष्ट्रीय संसद के अंदर अभिभाषण देता है, यह अभिभाषण अपनी मर्जी से देता रहा। वही संविधान का आर्टिकल 87 87 आर्टिकल 87 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय संसद के अंतर्गत विशेष अभिभाषण देता है, जिसे हम स्पेशल स्पीच कहते हैं। यह स्पीच कैबिनेट के लिखित परामर्श पर देता रहा। जब नई लोकसभा का चुनाव होता है, उसमें जब न्यू लोकसभा गठन होता है जैसे इसमें हुआ है, तो जैसे मानसून सत्र की बैठक हुई होगी तो राष्ट्रपति जाएंगे, जितने भी सरकार की तारीफ करना होगा तो तारीफ कर देंगे, तारीफ यही करेंगे मोदी जी की सरकार सबसे बेस्ट यूनिक सरकार है, देश में जितने भी काम किए सब रजिस्टर्ड काम किए, और हर इस सरकार ने जितने भी वादा किए पूरा किए। अब तक जितने भी वादा किए मोदी जी कहते हैं कि हर युवाओं के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा, हर युवा आज 15 लाख रुपए बने। जितनी तारीफ करना रहेगा तो कहने की चीजें को कैप्चर कर देंगे। तो यही संविधान के आर्टिकल 87 में कहा गया भारत का राष्ट्रीय संसद के अंदर विशेष अभिभाषण देता है, विशेष मतलब स्पेशल स्पीच, ये स्पीच कैबिनेट के लिखित परामर्श पर दिया जाता है। तो पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत का राष्ट्रीय संसद के अंतर्गत अभिभाषण देता है, या अभिभाषण अपनी मर्जी से देता है? क्या बताओगे? 86। प्रश्न बनेगा किस आर्टिकल के भारत के राष्ट्रीय संसद के अंतर्गत विशेष अभिभाषण देता है, स्पेशल स्पीच देता है? क्या बताओगे? 87। बात क्लियर हुई? बोलो भैया। चलो बताओ किस आर्टिकल में संसद का उल्लेख किया गया? संसद के कुल कितने अंग होते हैं, कौन कौन से? जब कोई बिल विधेयक लोकसभा राज्यसभा पारित राष्ट्रीय सिग्नेचर बिल क्या बन जाता है? किस आर्टिकल के तहत भारत का राष्ट्रीय संसद को आहूत करता है, सत्र की बैठक करता है? सत्र कितने होते हैं, कौन कौन से? तुम क्यों नहीं बोल रहे हो कदे कहीं के? क्यों तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? बोल ही नहीं रहा कदे। तुम आगे बैठा करो, तुम वहां से आओ, तुम इधर बैठो, क्यों आगे बैठो? तुम बोल रहे हैं सब गधा जैसे, पता नहीं क्या ऐसे सोच रहा है, क्यों नहीं बोलो तो कैसे याद होगा जी? क्यों तुमको भी डांटे क्या उसके जैसा? क्यों इसलिए तुमको आगे बुला लिया ना, सुनाई नहीं दे रहा है। चलो बताओ किस आर्टिकल में कहा भारत के राष्ट्रीय संसद को आहूत करता है, सत्र की बैठक करता है? 85। किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रीय संसद के अभिभाषण देता, अपनी मर्जी देता है?
और संसद के अंदर विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल में? 87 में। क्लियर हुआ? चलो अब समझो संविधान का आर्टिकल 331, अब समझिएगा। आर्टिकल 331 में कहा गया भारत का राष्ट्रीय लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। संविधान के आर्टिकल 331 के तहत। आर्टिकल 333 में कहा गया कि भारत का राज्यपाल विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। तो केंद्र के लिए राष्ट्रीय होता है, राज्य के लिए क्या होता है? राज्यपाल होता है कि नहीं? अब समझो इसका मतलब है क्या डियर? सबसे पहले हम लोग समझते हैं एंग्लो इंडियन होता क्या डियर। तो एंग्लो इंडियन का मतलब होता है डियर आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय। अगर एंग्लो इंडियन का अगर शाब्दिक सेंस देखा जाए तो इसको हम आंग्ल भारतीय कहते हैं। आंग्ल भारतीय की डिफिनेशन कहती है कि वह विदेशी या वह यूरोपीय नागरिक। आंग्ल भारतीय की डिफिनेशन कहती है कि वह विदेशी या वह यूरोपीय नागरिक जो भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो और 22 भाषाओं में से 2 भाषाएं जानता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहते हैं। एंग्लो इंडियन की उत्पत्ति कहां से हुई? जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 3 जून 47 को हुआ, संविधान लागू हुआ 26 जून 50 को, तो उसमें कुछ विदेशी ऐसे व्यक्ति थे जो अन्य कंट्रियों में रह गए और भारत की नागरिकता ग्रहण नहीं किए, अन्य देशों की नागरिकता लिए। जब वो भारत की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहा गया। तो एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कि वो विदेशी या वो यूरोपीय नागरिक जो भारत की नागरिकता ग्रहण कर लिया हो और 22 भाषाओं में से 2 भाषाएं जानता हो, उसी को हम क्या कहते हैं? एंग्लो इंडियन कहते हैं। बातें समझ में आई? तो अगर देखा जाए, मैंने आपको बताया डियर अभी जस्ट कुछ समय पहले, एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूं आप लोगों को कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा की मिनिमम सीटें 545 है, राज्यसभा कितनी सीटें? 200। मैक्सिमम लोकसभा की मिनिमम सीटें कितनी है? 545 और मैक्सिमम सीटें कितनी है? 550, सॉरी 552। 2 एंग्लो इंडियन को देखा जाए। राज्यसभा के अंदर आप देखें मिनिमम सीटें कितनी? 245 और मैक्सिमम सीटें कितनी है? 250। अगर हम अपने स्टेट की बात करें, उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे लोकसभा की सीटें 80 है, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 और विधान परिषद की 100 है कि नहीं? बोलो। तो कहने का सेंस है कि आर्टिकल 331 लोकसभा को कहता है। अगर हम लोकसभा की अगर मैक्सिमम सीटें देखें तो लोकसभा की मैक्सिमम सीटें 552 है। 552 सीटों को सिस्टमेटिक तरीके डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे 530 प्लस 20 प्लस 2 ऐसे किया गया। यानी 552 में 530 को बांटा गया है और 20 को बांटा गया और 2 को बांटा गया। और 530 और 20 जोड़ोगे कितना होगा? 550 और 2 जोड़ोगे कितना होगा? 552। बोलो होगा कि नहीं? तो कहने का सेंस है कि जो 530 सांसद जाते हैं डियर और राज्यों से जाते हैं और 20 जो जाते हैं वो केंद्र शासित, यू मतलब केंद्र शासित प्रदेश जाते हैं, और 2 बचे डियर जो हैं आपके एंग्लो इंडियन। तो संविधान के आर्टिकल 331 के तहत भारत के राष्ट्रीय लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता दिया। तो ही संविधान के आर्टिकल 331 में कहा गया कि भारत के राष्ट्रीय लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता दिया। तो पूछा जाता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रीय लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है? क्या बताओगे? 331 के तहत। क्लियर हुआ? वही देखोगे संविधान का आर्टिकल 333 में कहा गया भारत के राज्यों के राज्यपाल विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। जैसे केंद्र के लिए राष्ट्रीय होता है, राज्य के लिए राज्यपाल होता है, केंद्र के लिए लोकसभा होता है, राज्य के लिए विधानसभा होता है। तो जैसे लोकसभा में आर्टिकल 331 के तहत भारत के राष्ट्रीय 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है, वैसे जस्ट लाइक आर्टिकल 333 के तहत भारत के राज्यों के राज्यपाल विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, यानी सिंगल सिटीजनशिप को मनोनीत करता है। 1 कैसे याद करोगे? समझो, देखो आर्टिकल 331 में लास्ट में क्या अंक 1 आ रहा है, इसके पहले क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 में से 1 माइनस करो कितना होगा? 2 है कि नहीं? और लोकसभा में कितना करता है? 2 करता है। देखो 3 3 समान है, 3 3 3 समान है, और कितना करता है डियर? 1 करता है। 1 क्या है? सिंगल है कि नहीं? तो प्रश्न बनेगा किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रीय लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है? 331। किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रीय लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है? 331। और किस आर्टिकल भारत के राज्यपाल विधानसभा में 1 करता है? 333 के तहत। क्लियर हुआ? बोलो भैया। मनोनीत करने का मतलब है कि हमारे अंतर्गत तुम यहां कॉमन सेंस नहीं। हमारी जब लोकसभा की सीट बनी थी तो 552 सीटें थी मैक्सिमम, है कि नहीं? और 552 को सिस्टमेटिक तरीके डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 530, 20 और 2, इसीलिए मनोनीत किया जाता है। बात क्लियर होगी? नहीं समझे? अब तुम रीजन ही बता रहे, तुम समझ नहीं रहे। यहां पे हमारी लोकसभा की मिनिमम सीटें कितनी है ये बताओ, शांत रहो तुम। कितनी सीटें और मैक्सिमम सीटें? 552 है कि नहीं? 552 में 530 राज्यों से लिए जाते हैं, यहां पढ़े हो, यहां देखो। 20 कहां से लिए जाते हैं और 2 कहां से लिए जाते हैं? एंग्लो इंडियन। इसलिए 2 एंग्लो इंडियन इसको मनोनीत किया जाता है। बात के लिए यही मेन कारण है। और वर्तमान समय में आप देखोगे एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया? समाप्त किया गया। इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्लियर हुआ? यही रीजन कारण है। अगर ये 550 सीटें हो जाए तो इसको मनोनीत करने का कोई मतलब ही नहीं है। बात समझ नहीं? तो इसलिए जो सिस्टमेटिक तरीके से हमारी लोकसभा की सीटें दी है उसी को कैप्चर करते हुए मनोनीत किया जाता है। आगे बढ़े, चलो अब समझो। संविधान का आर्टिकल 83 मैंने अभी जस्ट लिखवाया डियर। आर्टिकल 83 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है।
ये 12 व्यक्ति 6 क्षेत्रों से जुड़े रहते हैं, जैसे कला, समाज सेवा, समाज सेवा, शांति, इसके बाद विज्ञान, साहित्य, और एक और बच रहा है कौन सा, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। तो कहने का सेंस डियर कि आर्टिकल 83 में कहा गया भारत के राष्ट्रीय राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है डियर। जैसे आप देखेंगे डियर, मैंने आपको बताया कि राज्यसभा की बात कर रहा था, राज्यसभा की मिनिमम सीटें कितनी है 245 और मैक्सिमम सीटें कितनी है 250, बोलो है कि नहीं। 250 को सिस्टमेटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया दो पार्ट में, 238 और प्लस 12 में, और 238 और प्लस 12 जोड़ो कितना हो जाएगा 250। 250 आप देखेंगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश सांसद लिए जाते हैं, और यही संविधान के आर्टिकल 83 के तहत भारत के राष्ट्रीय राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, 12 व्यक्ति को। तो संविधान के आर्टिकल 83 में कहा गया कि भारत के राष्ट्रीय राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ये 12 व्यक्ति क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, कला क्षेत्र से। आप सोचो कि इनका निर्वाचन नहीं होता, जो टैलेंटेड लोग होते हैं राज्यसभा में डायरेक्ट भाग लेते हैं, डायरेक्ट राज्यसभा के अंदर देश में राष्ट्रपति की बातों की चर्चा करते हैं। जिनको कला का नॉलेज हो, जिनके पास स्किल हो, कला हो, समाज सेवा, जो समाज की सोसाइटी के बारे में जानते हो, शांति, देश में शांति पीस का रखते हो, जिनको विज्ञान का नॉलेज हो, जिनको लिटरेचर साहित्य का नॉलेज हो, जिनको अर्थशास्त्र धन के विज्ञान का नॉलेज हो, कहीं क्या देखेंगे वो भारत के राष्ट्रीय राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, डायरेक्ट वो भाग लेते हैं। जैसे एक बार था सचिन तेंदुलकर को कला के क्षेत्र में किया गया था। तो बहुत से ऐसे हैं जिनको राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करने में पार्टिसिपेट किया जाता है। तो यही संविधान के आर्टिकल 83 में कहा गया कि भारत के राष्ट्रीय राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। ये 12 व्यक्ति 6 क्षेत्र से जुड़े रहते हैं, अभी कला, समाज सेवा, शांति, विज्ञान, साहित्य और अर्थशास्त्र क्षेत्र लिया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारत का राष्ट्रीय राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, क्या बताओगे। और 12 व्यक्ति कितने क्षेत्र जुड़े रहते हैं, 6। पहला कौन सा, कला, दूसरा समाज सेवा, तीसरा शांति, चौथा विज्ञान, पांचवा साहित्य और छठवां अर्थशास्त्र। देखो कैसे याद करोगे, देखो राज्यसभा को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, बोलो। और राज्यसभा में कितने व्यक्ति को मनोनीत करता है, 12। देखो इसके ऊपर को क्रॉस करोगे तो 1 2 जैसे लग रही है, देखो 1 2, देखो है कि नहीं। देखो 1 की सीरीज दिख रही है और 2 की सीरीज दिख रही है, और राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है, 12 व्यक्तियों को। तो प्रश्न बनेगा कि किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रीय राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है, क्या बताओगे। ये 12 व्यक्ति कितने क्षेत्र जुड़े रहते हैं, 6। क्लियर हुआ। चलो बताओ किस आर्टिकल में संसद का उल्लेख किया गया है, संसद के कुल कितने अंग होते हैं, कौन कौन से। जब कोई बिल विधेयक लोकसभा राष्ट्रपति पारित राष्ट्रपति सिग्नेचर करते बिल क्या बन जाता है। किस आर्टिकल के तहत भारत का राष्ट्रीय संसद का आहुत करता है, सत्र की बैठक करता है, सत्रवासान करता है, 85। सत्र कितने होते हैं, कौन कौन से, बजट सत्र, शीतकालीन और मानसून सत्र। किस आर्टिकल के तहत भारत का राष्ट्रीय संसद अभिभाषण देता है, अपनी मर्जी देता है। और विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल में, किस आर्टिकल के तहत भारत का राष्ट्रीय लोकसभा में 2 इंग्लैंड को मनोनीत करता है, 331। और विधानसभा राज्यपाल कितने करता है, 1। किस आर्टिकल के तहत, 333। किस आर्टिकल के तहत भारत का राष्ट्रीय राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत करता है, 80। ये 12 व्यक्ति कितने क्षेत्र जुड़े रहते हैं, 6। कौन कौन से डियर, कला, साहित्य, पुरस्कार, समाज सेवा इत्यादि। चलो अब नहीं समझो डियर। अब इसका मतलब समझिएगा डियर, संविधान के आर्टिकल 83 हम लोग ने पढ़ लिया डियर, है कि नहीं। आप देखेंगे डियर संविधान के आर्टिकल मैंने 86 बताया कि संसद के अंदर भारत का राष्ट्रीय विशेष अभिभाषण देता है, 87 के तहत ये अपनी मर्जी देता है, यानी 86 में 6 मतलब अच्छा भाषण देता है, राष्ट्रीय अपनी मर्जी देता है। और जस्ट आर्टिकल 87 में विशेष अभिभाषण देता है, कैबिनेट के कहने पे देता है कि नहीं। मतलब 6 मतलब अच्छा भाषण नहीं देता है, इस लॉजिक से याद करिएगा, ठीक। चलिए अब समझिएगा संविधान का आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 में कहा गया राष्ट्रीय के अध्यादेश का उल्लेख किया गया, राष्ट्रीय का अध्यादेश। कुछ समझो, आपको मैजिक बता दे रहे हैं, वो आपको काम करेगा। जैसे अगर हम बात करें तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया। आर्टिकल आप देखेंगे 214 में हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया। आप देखेंगे यार आर्टिकल 123 में राष्ट्रीय के अध्यादेश का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 213 में राज्यपाल के अध्यादेश का उल्लेख किया गया। अध्यादेश का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट गठन का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया। और आर्टिकल 123 में राष्ट्रीय के अध्यादेश का उल्लेख किया गया। और आर्टिकल 213 में राज्यपाल के अध्यादेश का उल्लेख किया गया। देखो कैसे याद करो मैजिक को, ये 2 वाला जिडिस्ट है, इसको हम पहले पे रख देंगे, क्या बनेगा 2 बनेगा। और 1 और 4 को जैसे का तैसे कर देंगे, तो क्या बनेगा 214 बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं। तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट गठन है ये, और दूसरे को पहले पे रख दिए और पहले को जैसे का तैसे और जैसे 4 को जैसे का तैसे कर दिए। तो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट गठन हो गया, और जस्ट आर्टिकल 214 में किसका गठन हो गया, हाई कोर्ट का गठन। बात समझना है कि नहीं। जैसे आर्टिकल 123 में राष्ट्रीय के अध्यादेश का उल्लेख किया गया, तो दूसरे को बीच वाले को पहले पे कर दोगे, 1 3 को जैसे का तैसे कर दोगे, तो स्टेट का जस्ट उल्टा आएगा, राज्यपाल का अध्यादेश आएगा, है कि नहीं। नहीं बात समझे, कुछ समझे बात। जैसे
आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट गठन का उल्लेख किया गया, आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख किया गया। दूसरे को पहले पे कर दोगे, एक चार को जैसे कर दोगे स्टेट का आएगा। तो हाई सुप्रीम कोर्ट का गठन 124 में, हाई कोर्ट का गठन किस आर्टिकल 214 में। जैसे आर्टिकल 123 है तो राष्ट्रीय के अध्यादेश का उल्लेख, केंद्र के राष्ट्रपति राज के लिए क्या होता है, राज्यपाल होता है। दूसरे को पहले पे कर दोगे, जैसे एक तीन को जैसे तैसे कर दोगे स्टेट गवर्नमेंट का आएगा, राज्यपाल का अध्यादेश आएगा। बातें समझ में आई जैसे। चलो बताओ किस आर्टिकल 213 में किसका उल्लेख किया गया। एकदम गधे लुल्लो क्या तुम लोग। आर्टिकल 213 में किसका उल्लेख किया गया, राज्यपाल का अध्यादेश। अभी तो बताया क्यों। चलो तो आर्टिकल 214 में किसका उल्लेख किया गया, हाई कोर्ट के गठन का। आर्टिकल 124 में और आर्टिकल 123 में राष्ट्रीय का अध्यादेश। कुछ समझ में आया। अब आएगा तुरंत क्लिक कर जाओगे। तो कहने का सेंस है कि राष्ट्रीय का अध्यादेश मतलब होता क्या डियर, इस चीज को आप समझेगा। राष्ट्रीय का अध्यादेश का मतलब है क्या डियर। अध्यादेश का मतलब अगर देखा जाए शाब्दिक सेंस तो अध्यादेश का मतलब होता है नियम कानून। तो अध्यादेश का मतलब होता है नियम कानून। जो राष्ट्रीय द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, नियम कानून जारी किया जाता है, उसी को राष्ट्रीय का अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश कब जारी किया जाता है डियर, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, देश में कोई महत्वपूर्ण कानून को लागू करना हो, तो राष्ट्रीय अध्यादेश के माध्यम से उस नियम कानून को जारी कर सकता है। अध्यादेश मिनिमम 6 मंथ मान रहता है, मैक्सिमम 7.5 मंथ मान रहता है। संसद की स्वीकृति मिलने के बाद राष्ट्रीय का अध्यादेश अस्थायी कानून बन जाता है। राष्ट्रीय संघ एवं समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। आपातकालीन स्थिति में राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय अध्यादेश जारी कर सकता है, समझिएगा। यही आप पढ़ोगे डियर राज्यपाल का अध्यादेश। तो आर्टिकल 213 में राज्यपाल के अध्यादेश का उल्लेख किया गया। केंद्र के लिए राष्ट्रीय, तो राज्य के लिए राज्यपाल होता है। जब विधानमंडल का सत्र न चला, संसद के जब विधानमंडल हो जाएगा, तो राज्यपाल अध्यादेश के माध्यम से उस नियम कानून को कर सकता है। राज्यपाल का अध्यादेश मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 7.5 महीने मान रहता है। तो संसद यहाँ विधानमंडल हो जाएगा, विधानमंडल की स्वीकृति पर परमानेंट कानून बन जाता है। राज्यपाल केवल राज्य सूची के विषय पर दे सकता है, लेकिन राष्ट्रीय संघ और समवर्ती सूची के विषय, क्योंकि केंद्र के राष्ट्रीय, तो राज्य के लिए राज्यपाल होता है। देखो पूरा कॉपीराइट के पढ़ लो कि नहीं, है कि नहीं। अब समझो इसका मतलब शाब्दिक सेंस मतलब क्या करना चाह रहा है। तो आर्टिकल 123 में राष्ट्रीय के अध्यादेश का उल्लेख किया गया। आप जाओ बोल दो कि 9:30 बजे क्लास चलेगी, बैठना जिसको बैठ जाए, ठीक, कोई चला जाए। कल तो तुम लोग गधे हो, टाइम टेबल नहीं देखो। नहीं गया था क्या इनके पास सब टाइम, ग्रुप में मैसेज किया था ना, उस एकदम लग रहा है पौवा वो पी के सो गए थे, लग रहा है सुबह उठे चल दिए सब। क्यों हाँ हाँ वो मैं, हाँ बैठो। तुम इतना लेट कहाँ है, पहले चली आई जी। क्यों 9:30 बजे क्लास है तुम्हारी, क्यों मैसेज नहीं किया था क्या ग्रुप में तुम लोग में। अच्छा देख भी नहीं की थी मैसेज, चलो अच्छा अच्छे से नहीं देखे। मतलब एक अच्छा होता है एक बुरा होता है, क्यों तुम्हारे हिसाब से, क्यों बैठो। देखो ये सब गधे अभी आ रहे हैं सब, मतलब तुम लोग बिना मैसेज वाले हो, क्यों है कि नहीं, देख भी नहीं करते मैं क्या सही क्या गलत। हाँ वो हम समझ रहे हैं, बी बैच डी बैच सी बैच पिछले साल वाले हो तुम लोग, हम भी पहचान रहे हैं, हमारी यादाश्त कमजोर नहीं हो गई है कि। अब समझो यार, आर्टिकल 123 में राष्ट्रीय के अध्यादेश का उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय का अध्यादेश का मतलब होता है कि जब राष्ट्रीय द्वारा नियम कानून जारी किया जाता है उसी को राष्ट्रीय का अध्यादेश कहते हैं। राष्ट्रीय का अध्यादेश जारी कब किया जाता है, जब संसद का सत्र न चल रहा हो, यानी जब संसद का सत्र न चल रहा हो। सत्र मतलब मैंने आपको बता दिया, सत्र 3 होते हैं, मैंने आपको बता दिया, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट का टाइम ड्यूरेशन मैंने अभी जस्ट बताया फरवरी से मई होता है। मानसून सत्र बताया जुलाई से सितंबर होता है। शीतकालीन सत्र बताया नवंबर से दिसंबर होता है। बोलो क्लियर हुआ। जब संसद का सत्र न चल रहा हो, देश में कोई महत्वपूर्ण कानून को लागू करना हो, यानी बजट सत्र न चले, मानसून सत्र न चले और शीतकालीन सत्र न चले, इसमें कौन सा सत्र चल रहा है भाई। सितंबर का महीना तो मानसून सत्र चले ना। मान लो सितंबर बीत जाए, कौन सा महीना आएगा सितंबर के बाद, अक्टूबर आएगा। अक्टूबर क्या सत्र का रेशियो है क्या, नहीं। देखो इसमें भी अक्टूबर नहीं यार, इसमें भी नहीं यार, इसमें भी यार, अक्टूबर एक खाली डेट है, अक्टूबर का सत्र ही नहीं चल रहा है। तो भाई ऐसा सत्र चलेगा तभी क्या देश में महत्वपूर्ण कानून लागू किया जाएगा, नहीं। तो मान लो जब सत्र न चल रहा हो, अक्टूबर का महीना हो, जनवरी का महीना हो, जून का महीना हो, ये 3 महीना ऐसे होते हैं, 9 महीना सत्र चलता है, 3 महीने में सत्र नहीं चलता। तो संसद का सत्र न चल रहा हो, महत्वपूर्ण कानून को लागू करना हो, तो भारत का राष्ट्रीय आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश के माध्यम से लागू करेगा। तो भारत का राष्ट्रीय का अध्यादेश जब लागू होगा तो मिनिमम 6 महीने मान रहेगा, केवल 6 महीने तक ही मान रहेगा, और मैक्सिमम आप देखोगे 7.5 महीने तक मान रहता है। और संसद की स्वीकृति यानी लोकसभा राष्ट्रपति स्वीकृति मिल जाती है तो वो कानून अस्थायी परमानेंट बन जाता है, और भारत का राष्ट्रीय संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर केवल अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन आपातकालीन यानी इमरजेंसी प्रोविजन में यानी क्या देखेंगे, आपातकालीन के समय भारत का राष्ट्रीय राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। क्लियर हुई बातें। तो प्रश्न बनेगा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय के अध्यादेश का उल्लेख किया गया, 123। राष्ट्रीय का अध्यादेश कितने महीने तक मानना था, मिनिमम, मैक्सिमम। संसद की स्वीकृति मिलने के बाद वो कानून क्या बन जाता है, राष्ट्रीय किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है, और आपातकालीन स्थिति पे डियर राज्य सूची के विषय। तो मैंने आपको अभी जस्ट आर्टिकल याद कराया, आर्टिकल 213 में किसका उल्लेख किया गया, राज्यपाल के अध्यादेश का। और जस्ट इसका सेम उल्टा हो जाएगा,
जब विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और देश में राज्य में कोई महत्वपूर्ण कानून लागू करना, तो राज्यपाल अध्यादेश के माध्यम से उस नियम कानून लागू कर सकता है। राज्यपाल का आदेश मिनिमम 6 महीने, मैक्सिमम 7.5 महीने तक, विधानमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद वो परमानेंट कानून बन जाता है। राज्यपाल केवल राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रपति का आदेश किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? 123, और राज्यपाल का आदेश 213 में। आप समझो। इसके बाद आप देखोगे यार, संविधान के आर्टिकल 123 के बाद आर्टिकल 213, 123 के बाद आर्टिकल 108 मैंने लिखवाया, यही आर्टिकल बचा हुआ, इसको समझ लो, इसके बाद नोट कराते हैं। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया। संयुक्त अधिवेशन के इंग्लिश ज्वाइंट सेशन होता है। तो संविधान के आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया। संयुक्त अधिवेशन कब लागू किया जाता है? जब किसी बिल विधेयक पर विवाद हो जाए, यानी उस बिल विधेयक को न लोकसभा पारित करे न राज्यसभा पारित करे। तो भारत का राष्ट्रीय लोकसभा राज्यसभा विवाद हो जाए तो भारत का राष्ट्रीय आर्टिकल 108 के तहत उस बिल विधेयक को पारित कर सकता है। अभी तक देखेंगे भारत का राष्ट्रीय 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया, 1961, 1978 और 2002। 1961 में आप देखेंगे बैंक, यानी कि आप देखेंगे 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत, प्रतिषेध अधिनियम के तहत। 1961 में आप देखेंगे बैंकिंग कानून के तहत, और 2002 में आप देखेंगे पोटा कानून के तहत। तो संविधान के आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया, जिसे हम ज्वाइंट सेशन कहते हैं, ज्वाइंट सेशन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। यानी कब बुलाया जाता है डियर? कि जब कोई भी बिल विधेयक ना लोकसभा पारित करे ना राज्यसभा पारित करे डियर। तब भाई क्या होगा डियर? अगर मान लो सत्र चल रहा, बजट सत्र, शीतकालीन मानसून सत्र चल रहा, और उस बिल विधेयक को ना लोकसभा पारित करे ना राज्यसभा पारित करे, तब क्या हो सकता है भाई? इस पर तो भाई दिक्कत तो हो ही सकती है ना। तो इसीलिए संविधान का आर्टिकल 108 बनाया गया, जिसे हम ज्वाइंट सेशन कहते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से उस बिल विधेयक को राष्ट्रपति पारित कर देता है, उसी को हम कहेंगे राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। और जैसे आप देखेंगे आर्टिकल 100 पारित करेगा तो लोकसभा के जितने 545 सांसद हैं और राज्यसभा के 245 सांसद हैं, तुरंत उस बिल विधेयक को आप देखेंगे, उस बिल विधेयक को पारित करने के लिए 790 सांसद पूरे अलर्ट हो जाएंगे। तो उसी को राष्ट्रपति का क्या कहते हैं? हम संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन कहते हैं। अब तक हमारे देश में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। पहला 1961 में दहेज प्रथा अधिनियम के तहत, दहेज प्रथा को समाप्त करने पे रोक लगाने की बात कर रही थी, तो उस बिल विधेयक को लोकसभा राज्यसभा पारित नहीं कर रहे थे, तब राष्ट्रपति ने संयुक्त अधिवेशन बुलाकर उस बिल विधेयक को पारित किया था। इस पर बैंकिंग कानून, पोटा कानून, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था, तो उस समय भी इस बिल विधेयक को पारित करने की बात नहीं की जा रही थी, तब जाके इस बिल विधेयक को बैंकिंग कानून के तहत पारित किया गया। और तीसरा 2002 में पोटा कानून के तहत इस बिल विधेयक को पारित किया गया। पोटा कानून का मतलब प्रिवेंशन टेररिज्म एक्ट, यानी कि मैंने आपको बताया था, आप याद करो, 22(1) के तहत यानी कि आप देखेंगे किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और 22(2) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे प्रस्तुत करना मस्ट है? 24 घंटे। और 22(3) में मैंने बताया था, 22(3) में निवारक नजरबंदी कानून के तहत कहा गया। तो निवारक नजरबंदी वह कानून होता है जिससे किसी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। तीसरी के तहत निवारक नजरबंदी के तहत बहुत कानून आया, मीसा कानून आया, रासुका कानून उत्तर प्रदेश में चल रहा है, बाबा जी का बुलडोजर कानून है कि नहीं। वैसे पोटा कानून था जो राजा भैया प्रतापगढ़ के थे, उनको पोटा कानून लगा था। ये भी कहीं आतंकवादी को रोकने के लिए पोटा कानून था। इसका नाम था प्रिवेंशन टेररिज्म एक्ट था, भारतीय आतंकवादी निरोध कानून था, 2002 में बना था। इस कानून को भी पारित करने की बात नहीं थे, तो इसलिए कहीं भारत का राष्ट्रीय आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से इस बिल विधेयक को पारित किया गया। तो प्रश्न पूछा जाता है किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया? 108। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति अब तक कितनी बार बुलाया? 3 बार। पहली बार कब बुलाया था? 1961, दूसरी बार 1970, तीसरी बार 2002 के तहत। तो आर्टिकल 108 कोई पूछ बता लिया? बोलो भैया, चलो बताओ किस आर्टिकल में संसद का उल्लेख किया गया? 79। संसद के कुल कितने अंग होते हैं? कौन कौन से? जब कोई बिल विधेयक लोकसभा में पारित हो, राष्ट्रीय सिग्नेचर बिल क्या बन जाता है? किस आर्टिकल में भारत के राष्ट्रीय संसद को आउट करता है, सत्र की बैठक करता है, सत्रवासन करता है? 85। सत्र कितने होते हैं? पहला कौन सा सत्र, दूसरा और तीसरा? अच्छा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रीय संसद अभिभाषण देता, अपनी मर्जी से देता है? विशेष अभिभाषण किस आर्टिकल में? किस आर्टिकल भारत के राष्ट्रीय राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है? आर्टिकल 80(3). और भारत के राष्ट्रीय राज्यसभा में 12 व्यक्ति कितने क्षेत्र जुड़े रहते हैं? 6। किस आर्टिकल भारत के राष्ट्रीय लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है? किस आर्टिकल भारत के राज्यों के राज्यपाल विधानसभा में 1 करता है? किस आर्टिकल के तहत भारत के राष्ट्रीय अध्यादेश कानून लागू कर सकता है? राज्यपाल का अध्यादेश किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है? किस आर्टिकल राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया है? अब तक राष्ट्रपति कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया? पहली बार कब बुलाया गया, दूसरी बार और तीसरी बार 2002 में। क्लियर हुआ? चलिए, तो आर्टिकल 111 लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग कल समझेंगे उसको। बड़ा आर्टिकल है। आपका पहला दिन है क्या? हाँ, पहला दिन है क्या आपका? बी बैच के आप? अच्छा अच्छा, आपका चेहरा कभी देखा नहीं बी बैच में, आप लग रहा है टेक्निकल ही पढ़ते हैं, क्यों? चलिए कोई बात नहीं, आपकी क्लास 9:30 बजे क्लास है, आप 10 मिनट बैठे रहिए, अभी भगन सर आएंगे तो आपको पढ़ाएंगे, ठीक? टेक्निकल लिखिएगा आर्टिकल 111। आप लोग पहचान ले रहे हैं कौन ए बैच का कौन बी बैच का? चलिए, मल्टी टैलेंट हो गए आप लोग। आर्टिकल 111, राष्ट्रपति का वीटो, हेडिंग डालेगा राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, हेडिंग डालेगा आर्टिकल 111 राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। चलिए इसको लिख लीजिएगा, इसके बाद कल बताएंगे। जिनका छूटा है संविधान 4 से 5 नए बैच में पढ़ा रहा हूं, उसमें आगे पढ़ सकता है, बाद में नहीं कहेगा कि मेरा ये छूट गया वो छूट गया, बात क्लियर नहीं, उसमें आगे पढ़ सकता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, आर्टिकल 111। बोले डियर, चल लिखिएगा। इसके तहत
भारत के राष्ट्रपति को, इसके तहत भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का उल्लेख किया गया है। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का उल्लेख किया गया है। इसके तहत भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए डियर, नेक्स्ट लाइन से। वीटो का मतलब रोकना होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, वीटो का मतलब रोकना होता है। वीटो का मतलब रोकना होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, राष्ट्रपति 3 प्रकार की वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, 3 प्रकार के वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। पहला लिखिएगा पूर्ण वीटो, दूसरा निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो, निलंबकारी वीटो, कारी वीटो, तीसरा लिखिएगा पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो भी कहते हैं। तीसरा लिखिए पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो भी कहते हैं। पहला पूर्ण वीटो, दूसरा निलंबकारी वीटो, तीसरा पॉकेट वीटो। अब पहला हेडिंग डालिएगा पूर्ण वीटो, राष्ट्रपति का पूर्ण वीटो। पहला हेडिंग डालिएगा पूर्ण वीटो। पहला हेडिंग डालिएगा पूर्ण वीटो, लिखिएगा पूर्ण वीटो। लिखिएगा जब कोई विधेयक संसद में लाने से पूर्व, लिखिएगा जब कोई विधेयक संसद में लाने से पूर्व, जब कोई विधेयक संसद में लाने से पूर्व राष्ट्रीय अनुमति ली जाती है। लाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। जब कोई विधेयक संसद में लाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है तो राष्ट्रीय अनुमति देने से मना कर देता है। तो राष्ट्रीय अनुमति देने से मना कर देता है। ली जाती है तो राष्ट्रीय अनुमति देने से मना कर देता है। तब कहा जाता है कि, तो राष्ट्रीय अनुमति देने से मना कर देता है। तब कहा जाता है कि, तब कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने, तब कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने पूर्ण वीटो का प्रयोग किया है। तब कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने पूर्ण वीटो का प्रयोग किया है। तब कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने पूर्ण वीटो का प्रयोग किया है। अब दूसरा हेडिंग डालेगा निलंबकारी वीटो। दूसरा हेडिंग डालेगा निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो में लिखेगा जब कोई विधेयक, लिखेगा निलंबकारी वीटो में, जब कोई विधेयक लोकसभा में राज्यसभा में पारित कर दिया जाता है। निलंबकारी वीटो में लिखेगा जब कोई विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित कर दिया जाता है। जब कोई विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित कर दिया जाता है तो उसके उपरांत, जब कोई विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित कर दिया जाता है तो उसके उपरांत अनुमति और सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब कोई विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित कर दिया जाता है तो उसके उपरांत अनुमति और सिग्नेचर, हस्ताक्षर, सिग्नेचर के लिए, तो उसके उपरांत अनुमति और सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो उसके उपरांत अनुमति और सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। भेजा जाता है तब राष्ट्रपति न तो अनुमति देता है और न ही सिग्नेचर करता है। तब राष्ट्रपति न तो अनुमति देता है और न ही सिग्नेचर करता है। तब राष्ट्रपति न तो अनुमति देता है और न ही सिग्नेचर करता है। सिग्नेचर करता है और पुनर्विचार के लिए, और पुनः विचार के लिए, और पुनः विचार के लिए लोकसभा या राज्यसभा के पास वापस भेज देता है। और पुनः विचार के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है। और पुनः विचार के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है। और पुनः विचार के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है। भेज दिया जाता है तब कहा जाता है कि, और पुनः विचार के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा के पास भेज दिया जाता है। तब कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने, तब कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने निलंबकारी वीटो का प्रयोग किया है। तब कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने निलंबकारी वीटो का प्रयोग किया है। तब कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने निलंबकारी वीटो का प्रयोग किया है।
हाँ, तब कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने नीलमकारी वीटो का प्रयोग किया है। हो गया डियर। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, पॉकेट वीटो। एक लाइन और लिख लीजिएगा, उसमें एक लाइन लिख लीजिएगा, तब कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने नीलमकारी वीटो का प्रयोग किया है। यहाँ तो हो गया ना, लिखिएगा यदि दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, उसमें भी लिखिएगा अगली लाइन से, यदि दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, यदि दोबारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए, यदि राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजा जाता है तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए, यदि राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजा जाता है तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है। बाध्य मतलब फोर्स, जबरदस्ती करना। यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है। यदि राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजा जाता है तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है। हो गया डियर। चलिए 5 मिनट और लगेगा, लिख लीजिएगा पॉकेट वीटो, हेडिंग डालिएगा पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो कहते हैं। लिखिएगा इसमें, लिखिएगा जब कोई बिल विधेयक, लिखिएगा जब कोई विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित कर दिया जाता है, पॉकेट वीटो में लिखिएगा जब कोई विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा में, जब कोई विधेयक लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित कर दिया जाता है, जब कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पारित कर दिया जाता है तो उस विधेयक को, तो उस विधेयक को, तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो उस बिल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो उस बिल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति, तो उस बिल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति न उसको, तो राष्ट्रपति न ही पुनर्विचार के लिए, और राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति न ही पुनर्विचार के लिए लोकसभा में राज्यसभा के पास भेजता है, और तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लोकसभा और राज्यसभा के पास भेजता है, पास भेजता है, तथा, तथा और न ही सिग्नेचर करता है, तथा न ही सिग्नेचर करता है, और न ही सिग्नेचर करता है, और न ही सिग्नेचर करता है। नेक्स्ट लाइन लिखिएगा अगले लाइन से, और न ही सिग्नेचर करता है, उस बिल विधेयक को अपने पास में रख लेता है। न ही सिग्नेचर करता है, उसमें लिखिएगा उस बिल विधेयक को अपने पास में रख लेता है, न सिग्नेचर करता है, उस बिल विधेयक को अपने पास में रख लेता है, तब कहा जाता है कि, अपने पास में रख लेता है, तब कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है, तब कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है। चलिए अब हेडिंग डालिएगा, नोट, नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा, नोट लिखिएगा। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय ज्ञानी जैल सिंह, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय ज्ञानी जैल सिंह ने, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 1986, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 1986 में, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में, 1986 में डाक संशोधन विधेयक, डाक संशोधन विधेयक 1986 1986, भारत में सर्वप्रथम, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 1986 1986 में डाक संशोधन विधेयक पर, डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, डाक संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। चलो एक लास्ट पॉइंट लिखो नोट में, लास्ट पॉइंट, आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 के तहत, लिखिए लास्ट पॉइंट, आर्टिकल 200 के तहत राज्यों के राज्यपाल को, आर्टिकल 200 के तहत राज्यों के राज्यपाल को, राज्यों के राज्यपाल को, राज्यों के राज्यपाल को वीटो शक्ति प्रदान किया गया है। आर्टिकल 200 के तहत राज्यों के राज्यपाल को वीटो शक्ति प्रदान किया गया है। आर्टिकल 200 के तहत राज्यों के राज्यपाल को वीटो शक्ति प्रदान किया गया है, राज्यों के राज्यपाल को वीटो शक्ति प्रदान किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे इसको, आर्टिकल 111, टाइम लगेगा, टाइम हो भी गया, ठीक, देखो 1.5 घंटा बीत गया, पता नहीं चला कैसे बीत गया, है कि नहीं, तो पढ़ोगे तो चीजें क्लियर होती है तो समय भी नहीं लगता, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ते हैं, ठीक डियर।